प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चार्ज हो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज जो है चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज के द्वारा चारों तरफ जो जनरेटेड फील्ड है उस पर एक फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज रहेगा तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ये प्लस चार्ज रहेगा तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा Q इंटू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स E। ध्यान से देखो कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। ये प्लस चार्ज से लग रहा है कि निकलते हुए नजर आ रहा है, एरो बाहर की तरफ के साइन का है ऐसे। लेकिन अगर माइनस चार्ज रहा तो माइनस चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है ऐसे। तो माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, अंदर की तरफ, डायरेक्टली अनवर्ड, अंदर। रेडियली इनवर्ड का मतलब हो गया डायरेक्टली इनवर्ड हो गया माइनस चार्ज की वजह से। और अगर इस माइनस चार्ज के Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अगर टेस्ट चार्ज लाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज लाए यहाँ पे Q, तो माइनस और प्लस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और फोर्स बेस्ड पार्टिकल पे लगेगा किधर? इधर, और इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस फोर्स इज F, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो और ओरिजिनेट हो रही है। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्लस चार्ज के चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस होती है, यही इमेजिनरी लाइंस जो है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो किसी अदर चार्ज पार्टिकल को अगर इसके फील्ड में लाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मान लो कि यहाँ पे एक प्लेट है, एक और इधर प्लेट है। यहाँ पे मान लो कि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी है। और मान लो इस प्लेट पे जो है माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? इफिशियंसी है। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी और माइनस में क्या हो रही थी? देखो, इंटर हो रही थी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ऐसे। पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट मान लो कि अगर एक प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ है ऐसे।
ऐसे। और अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ला के छोड़ दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन पे इधर है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस हो तो ये जो है फोर्स जो लगेगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, तो फोर्स जो है समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस चार्ज जो है प्लस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस चार्ज जो है माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है क्या होगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा ऐसे। लेकिन अगर यही प्लेट के अंदर अगर एक प्रोटॉन को रख दें, प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे ही प्रोटॉन को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी किधर लगता है, इधर, तो फोर्स लगेगा इधर और प्रोटॉन माइनस प्लेट की तरफ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं माइनस और माइनस क्या करेगा, ट्रैक रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, इधर इस डायरेक्शन में, और प्लस जो इसको अट्रैक्ट करेगा और तो इधर ही जाएगा। प्लस जो है ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इधर भागेगा, ए प्लस और ए प्लस, और माइनस चार्ज जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये चारों पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, अगला है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे होता है ये सबसे पहले समझो। जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, ऐसे, ये कोई वायर है ऐसे, ये कोई वायर है। वायर को हम जो है एज्यूम किए सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। ऐसे तो वायर बहुत पतला होता है, इस तरह का एकदम पतला वायर होता है ऐसे। हम इसी को इतना दूर जो है कट किए, इसको जूम करके मैं इसे देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर। और इस सिलेंड्रिकल वायर को जो है सबसे पहले हम बैटरी से नहीं कनेक्ट किए, पहले हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए। अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस सिलेंड्रिकल वायर को अगर हम बैटरी से नहीं कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल वायर है, वायर हमको क्या लेना है, कंडक्टर लेना है। कैसा लेना है, कंडक्टर। अगर इसको हम बैटरी से नहीं कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन में जो है इधर उधर भागते रहता है। एक कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इसके इधर जाता है, इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वेलोसिटी जो होती है रैंडम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी बिना कोई डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिए हुए रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर जो है क्या होता रहता है, मूव करते रहता है, कोई भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिए हुए। तो लिखते हैं व्हेन ए वायर, सॉरी आई मीन टू conducting wire, when a conducting wire is not connected to a battery, then when a conducting wire is not connected to a battery, then free electrons in the conductor
free electrons in the conductor moving in all random direction without giving any preference। कोई भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिए हुए ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ए इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ए इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, माने कोई भी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऐसा मूव करते रहता है। वैसे जैसे क्लास के अंदर जो है जब सर नहीं आते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, घूमते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर उस क्लास में जाते हैं, इससे टकराते हैं उससे टकराते हैं, टकराते तो नहीं हैं, टकराएंगे तो पिटाने लगेंगे, ठीक है ना। इससे बात करते हैं उससे बात करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, उनका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस दे देते हैं, कभी उस क्लास में जाते हैं तो कभी उस क्लास में जाते हैं, ठीक है ना, ये होता है। अब इन सारे रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण किसी भी करंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है ऐसे भी से, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो होगा कि इधर आ रहा होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है भी से, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है भी से, तो इसके मतलब वेलोसिटी अपोजिट है, कैंसिल हो गया। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो अभी भी जो है इसकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि एक इधर तो एक इलेक्ट्रॉन इधर। मतलब जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं इस कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन विदाउट गिविंग एनी प्रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हम ज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आए, तो करंट इसके कारण किधर आएगा, इधर आई। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए, ऐसा भी तो है कि क्रॉस सेक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर आएगा। देखो जितना करंट इधर उतना करंट इधर, जितना कर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर गया उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर आ गया, कोई करंट आया नहीं। मतलब इस केस में जो है जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो करंट कितना होता है, आई नेट जीरो होता है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं होता है। लेकिन जब जो है उस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा पॉइंट, व्हेन कंडक्टर is connected to a battery, then what happen। तो देखो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। हम पहले बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये मान लो कि कंडक्टर है और यहाँ पर हम क्या कर दिए कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब बैटरी का ये जो है पोटेंशियल होता है हायर पोटेंशियल पे होता है। हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटिव से अगर लाएंगे इस पॉइंट पे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए इसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे। हायर पोटेंशियल प्लस होगा, प्लस को जो है ज़्यादा बड़ा लाइन से जो है डिनोट करेंगे, और ये हायर लोअर पोटेंशियल को माइनस से डिनोट करेंगे। अब ये प्लस है तो ये भी प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा इस प्लेट पे। अब ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस से कहाँ होगा, माइनस की तरफ। प्लस से किधर होगा, माइनस की तरफ। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपने अपने डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, कोई बात नहीं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में है, देखो ऐसे, इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम बता दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे। इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा इधर, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स इधर, इस पे भी इधर, इस पे भी इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहता है निगेटिव चार्ज पे फोर्स, पीछे बता चुके हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जगह से ड्रिफ्ट होना चाहेंगे किधर, माने सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो निगेटिव टर्मिनल से लेके किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एक करंट आएगा जो किधर से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और करंट जो है मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि जब कोई कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के दौरान होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है कंडक्टर के क्रॉस, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ क्या करता है, घसीटता है। इसका पॉजिटिव प्लेट जो है वो अपने तरफ घसीटेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होंगे किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। और निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे तो श्योरली हम बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में एक करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखते हैं हम कि व्हेन, ये लिखा हुआ है, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी देन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोन इन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखो करंट किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स जो है किधर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो जब कोई कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से जो है करंट का फ्लो होता है। मतलब करंट जो है हम ऐसे मानेंगे, प्लस से माइनस, ऐसे करंट जाएगा 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 जाएगा, ऐसे करंट जो है ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा कि अगर कोई कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक रैंडम डायरेक्शन में न मूव करके एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगता है और एक करंट आ जाता है। इस करंट जो है, इस करंट का नाम भी होता है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी हमको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ाएंगे तो आगे सीखेंगे। समझ गया ना? तो इस तरह से भी कंडक्टर के अंदर जो है करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, अब ए जो है हायर पोटेंशियल पे है, अभी लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पर ए वाला टर्म बोलेंगे कि हायर पोटेंशियल पे है, अब ये कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे है। हायर और लोअर का मतलब क्या, पोटेंशियल कैसे डिसाइड हुआ कि एक कूलम का चार्ज रखेंगे और इसको इस पॉइंट पे लाएंगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि वो हायर पोटेंशियल पे है। और अगर एक कूलम इन्फिनिटिव से लाएंगे लोअर पोटेंशियल पे, मतलब इस पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे, तो हमको कम वर्क करना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, चलो
तो हम तुमको बता दिए कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, ठीक है ना, मैकेनिक्स, ठीक है ना, ये हम जो है 12th क्लास में पढ़ेंगे, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट है, एक करेंट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि a current carrying wire having electric current is 10 ampere, 10 मिली एम्पियर लिखो। Find the number of electron following through the wire per second। मतलब पर एक सेकेंड में कितने जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे हैं उस वायर से, ये हमको बताओ। जैसे मान लो कि एक वायर है और एक वायर के अंदर से वायर है जिसके अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो सवाल है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो बताओ करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अभी हम तुरंत बताएं कि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वही पूछ रहा है, इसकी संख्या कितनी है बता देंगे। बताओ एक फॉर्मूला पढ़े थे I = Q/T। तो बताओ कि I = कितना होगा, I कितना दिया है 10 एम्पियर, तो एक सेकेंड बोल रहा है, टाइम कितना बोल रहा है, एक सेकेंड। तो Q = कितना हो गया 10 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो Q = हो गया 10 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को क्या बोलते थे हम लोग, कूलम बोलते थे। तो Q = हो गया 10 कूलम, चार्ज का यूनिट भी 10 कूलम हो गया। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, N × E बराबर 10 कूलम। अब N = कितना हो गया, E को नीचे ला देंगे, मैंने E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद करो कि 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जो था, देखो सबसे पहले समझो कि 10 बाई इतना है, तो 10 × 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का वैल्यू बताती हैं 6.25 × 10⁻18। 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हुआ। चलो तो एक क्वेश्चन कर लिए हम लोग अच्छा सा। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम तुमको थोड़ा सा बता रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है, जैसे मान लो कि एक वायर है और एक और वायर है, इसके अंदर जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं इस वायर के अंदर। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जब है, ये सारे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों वायर में अंतर क्या है ये समझो। दोनों वायर में इलेक्ट्रॉन जो है अगर इसके अंदर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्रॉस कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन वो धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, तो बताओ कि कौन से वायर में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा रुकावट जो है झेला।
कौन से वायर जो है इस वायर 1 में बताओ और वायर 2 में बताओ कौन से वायर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा रुकावट महसूस किया। तो कोर्स इसमें, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी जल्दी नहीं जा पा रहे हैं। वायर 2 में इलेक्ट्रॉन हम बोले कि धीरे धीरे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बीच में क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे बीच में। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मूथली मूव कर रहे हैं बिना कोई टक्कर के। टक्कर 1-2 बार कर रहे होंगे लेकिन उतना ज़्यादा टक्कर नहीं कर रहे हैं जितना वायर 2 में कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ ज़्यादा टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्रॉस सेक्शन से एरिया से पर सेकेंड। और अगर समय ज़्यादा लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में तो करंट भी कम आएगा। लेकिन इस वायर में, वायर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जो है स्मूथली मूव करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है स्मूथली मूव करने के कारण करंट जो है इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं फास्टली। और इस वायर में जो है इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे हैं जल्दी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर का लेंथ कितना है और क्रॉस सेक्शन कितना है। डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं। मान लो कि वायर है, वायर को हम सिलेंड्रिकल दिखा रहे हैं। मान लो एक और वायर है ऐसे ही सेम मटेरियल का। मान लो कि इसके अंदर जो है इसका भी लेंथ, इसका एरिया जो है दोनों का सेम है। एरिया दोनों वायर का क्या है? सेम। लेकिन लेंथ इसका 2L है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ से डबल है इसका लेंथ। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर बहुत सारे, और इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ कि किस वायर में जो है इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली जल्दी फ्लो हो जाएगा, कौन सा वायर में जल्दी से क्रॉस सेक्शन को पास कर जाएगा, तो तुम बोले इसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि लेंथ कम है। और इसमें लेंथ जो है वो ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो करंट भी इसमें कम आएगा, और इसमें कम समय लगेगा तो करंट ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर का लेंथ कितना है। अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट ज़्यादा झेलना पड़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट आएगा, और ज़्यादा रुकावट आएगा तो बताओ कि करंट कम होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसको कम रुकावट होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पुल है, पुल देखे होंगे रोड के अंदर लगाया हुआ रहता है, बहाव बोलते हैं। अब पुल है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे 2 ठो लड़के हैं, इनको बोला जाए कि इस पुल को क्रॉस करो, और एक और पुल है वही पुल, लेकिन इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ छोटा है, और अब जो है दोनों मैन को बोला जाए कि इस पुल को क्रॉस करो, तो किस में जो है किस पुल को जल्दी क्रॉस कर पाएंगे? तो ऑफ कोर्स इस पुल को, क्योंकि इसका लेंथ जो है कम है, इसको जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन इसका लेंथ जो है, इस पुल का लेंथ जो है वो ज़्यादा है। पुल के लेंथ ज़्यादा होने के कारण इन दोनों जो मैन्स हैं इनको क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा रुकावट झेलना पड़ेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई वायर है, वायर का लेंथ जो है कम है, एरिया दोनों का सेम है, और वायर का लेंथ कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जल्दी से फ्लो हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पे रेजिस्टेंस रुकावट कम होगा। लेकिन अगर वही वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है कठिनाई सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा जो है इसके अंदर रुकावट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर टकराएंगे, और ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर टकराएंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर हीट का भी जो लॉस होता है वो बहुत ही क्या होगा, ज़्यादा होगा।
इलेक्ट्रॉन का हीट का जो लॉस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसी तरह अगर मान लो कि ऐसे देखा जाए, ऐसे मान लो कि एक वायर का ऐसे एरिया ए वाला है, और एक वायर का लेंथ जो एरिया है वो ए वाला है। लेंथ सेम है दोनों वायर का, लेकिन एरिया जो है वो एक का ए है और दूसरा का 2 है। और अब जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ कि इस किस वायर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाएंगे, जल्दी से फ्लो हो जाएंगे। तो किस में कठिनाई कम करना पड़ेगा, तो इसमें कठिनाई सामना कम करना पड़ेगा। इसमें जो है रुकावट कम होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो जल्दी से कहीं से भी निकल जाएंगे। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा है वाला, इससे जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ऐसे ऐसे कर कर कर, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर जो है एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है हो सके तो बहुत ज़्यादा टक्कर कर जाए। तो एरिया ज़्यादा रहेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा इजीली हो जाएगा। लेकिन एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है बहुत ही कम होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर एरिया जो है किसी वायर का कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। नहीं, इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर रुकावट ज़्यादा होगा। और एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाएगा। इस एग्जांपल से समझ जाओ यहाँ पर कि यहाँ पे एग्जांपल समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर वैसे ही जो है 2 ठो मैन है और यहाँ पर भी एक मैन वही लेंथ का है। ये भी इसका लेंथ बी है, इसका भी लेंथ है, लेकिन इसका एरिया 2a है, इसका एरिया 2a है, इसका भी एरिया इसका एरिया a है, इसका एरिया क्या है, a है, इसका भी एरिया है, इसका एरिया 2 है। अब 2 ठो बच्चे हैं, लेट्स m1 m2, और यहाँ पर भी वही आदमी है m1 और m2। अब अगर हम पूछेंगे कि कौन से जो है क्रॉस सेक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन्स जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आदमी है, तो कौन से जो है, मान लो कि 2 ठो भाव है जो ग्राउंड के अंदर जो है दिया जाता है पानी को फ्लो होने के लिए, तो कौन से जो है इस पुल के अंदर से जल्दी फ्लो हो जाएगा, मतलब जल्दी आदमी क्रॉस कर जाएगा। तो बताओ कि ये वाला जो है इस पुल से कि इस पुल से, पुल 1 है पुल 2 है, तो कुछ पुल से, पुल 1 से कि पुल 2 से, तुम बताओगे कि आसानी से 1 से पास हो जाएगा क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है, इसको झुकना भी नहीं पड़ेगा, आराम से एकदम पार हो जाएगा। लेकिन एकरा में जब झुकना पड़ेगा, रुकावट ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एरिया ज़्यादा है तो आदमी के मूवमेंट पे रुकावट क्या है, कम। लेकिन एरिया कम है तो आदमी के मूवमेंट पे रुकावट क्या है, ज़्यादा। इस वही बात है हम बताने चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एरिया में जल्दी से फ्लो हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर रुकावट कम होता है, और एरिया कम होता है तो रुकावट क्या होता है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने में ज़्यादा जो है कठिनाइयाँ होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाते। समझ गया ना? मतलब रेजिस्टेंस जो है, रुकावट जो है किसी कंडक्टर का, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस है क्या? तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी वायर के अंदर जो है करंट के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है,
दीवार जो बनता है, उस रुकावट जो जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। तो लिखो, रेजिस्टेंस जो है क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which obstruct the flow of electric current in the current carrying conducting wire। कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा तो उसमें रुकावट जनरेट करेगा, उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। डिनोट करते हैं इसको आर से। इट इज डिनोटेड बाय आर। आर से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो है वो अभी याद रख लो कि वोल्ट पर एम्पियर होता है। अभी याद रख लो, हम बाद में सिखा देंगे। ओम होता है। वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोलते हैं हम लोग? ओम। ओम, ठीक है। ओम को ऐसे सिंबल होता है, ओमेगा से ऐसे ऐसे ओम को सिंबल होता है, ठीक है। चलो, रेजिस्टेंस समझ में आया? तो अब जो है हम थोड़ा सा एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है किस तरह से डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हम थोड़ा सा जान रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द property of material and shape, size and geometry। शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। सही बात है। अभी हम दिखा दिए किसी वायर का अगर एरिया ज़्यादा था तो करंट में रुकावट कम हो रहा था, और वायर का एरिया कम था तो करंट में रुकावट ज़्यादा हो रहा था। लेंथ ज़्यादा था तो इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी फ्लो नहीं हो पा रहे थे। तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ शेप, साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। शेप, साइज, ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ conductor। resistance of current carrying wire is directly proportional to length of conductor where area of cross sectional is constant। इसका मतलब क्या है समझो, अभी समझा दिए थे, फिर समझाते हैं। ये मान लो कि ए एल लेंथ का है, L1 लेंथ का है, और ए L2 लेंथ का है। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को भेजो, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को भेजो, किस में इजीली फ्लो हो जाएगा? तो कोर्स L1 लेंथ में, ठीक है, L1 लेंथ में ज़्यादा फ्लो हो जाएगा जल्दी से, और L2 में ज़्यादा होगा, ज़्यादा रुकावट होगा। इलेक्ट्रॉन में टकराएंगे, दूर जाना है, दूर जाएगा तो ज़्यादा टकराएगा, इधर है उधर है, बहुत ज़्यादा टकराएंगे। इसमें कम इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इसमें कम इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो रुकावट ज़्यादा होगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इतना ही तो ना फ्लो होना है, इसमें ज़्यादा होगा। हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो दोनों में बराबर है। अब एक बात बताओ कि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है
इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा क्रॉस करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा करंट कम आएगा, रुकावट जो है ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोपोर्शनल है, मतलब एल बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, मैंने लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी, रुकावट भी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कब, जब एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट, इसका भी एरिया है इसका भी एरिया है, इन्हें की लेंथ को भी देख रहे हैं एरिया को भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई एक को देख के कांस्टेंट मान के देख रहे हैं कि लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो एरिया क्या रखें हम, एक बार कांस्टेंट रखें हम, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ current carrying wire is directly proportional to the, sorry,